हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूं कि आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और अपने दोस्तों, अपने भाई बहन, अपने सगे संबंधियों को इस चैनल के जो वीडियोज़ हैं वो शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि जो बेहतरीन कंटेंट हम लोग दे रहे हैं वो पूर्णतः निःशुल्क है। और आप लोग जानते हैं कि आपके इस YouTube चैनल पर जो हम लोग वीडियोज़ और कंटेंट दे रहे हैं वो आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए कितने महत्वपूर्ण है। यूपी ट्रिपल एससी में ये जो पीईटी का एग्जाम है दोस्त, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें इसका आपको जो इम्पोर्टेंस है वो दिख जाएगा। देखिए, जो बातें मैं कहता हूँ वो बातें आप ध्यानपूर्वक सुना कीजिए और उस पर आत्मसात किया कीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी पीजीटी का जो एग्जाम था वो कैंसिल हुआ और उसका नोटिफिकेशन आया कल, लेकिन उसके 3 दिन पहले ही मैंने आपको आशंका दे दी थी, मतलब बता दिया था कि 99% ये पेपर टलने वाला है और टल गए। तो सोचिए, जो बातें मैं कहता हूँ ज़्यादातर ऑथेंटिक और आपके लिए लाभप्रद होती है। तो यहाँ वहाँ की बातें ना लिया कीजिए दोस्त, मेरी बातें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा खास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर ना करते हुए शुरू किया जाए आज का सेशन। और आज के सेशन में मैंने सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के प्रश्न रखे हैं दोस्त, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। लेकिन ये जो प्रश्न है इसमें आप लोगों के लिए, देखिए प्रश्न तो आपके सामने आ गया, आप लोगों के लिए जो व्याख्या रखी गई है वो महत्वपूर्ण है। प्रश्न तो महत्वपूर्ण है ही, उसकी जो प्रश्न में जो टॉपिक आपको मिलेंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं क्या टॉपिक्स इसमें प्रश्नों में छिपी हुई है। आइए, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, तब तक मैं कुछ कार्य कर लेता हूँ, उसको देखिए, पढ़िए और उसको कमेंट कीजिए। जल्दी से जल्दी कीजिएगा दोस्त, पूरे उत्साह और जोश के साथ, पूरी सक्रियता के साथ लगे रहिए और सफलता भाई जरूर मिलेगी अगर आप परिश्रम कर रहे हैं तो। फ्लोरीन में कार्बन परमाणु होते हैं, फ्लोरीन में कार्बन परमाणु होते हैं। तो सीधी सीधी बात है यार, मैं बता दूं आपको कि कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप। अब ये बताइए कार्बन की अपर रूपता क्या होती है। जानते हैं, जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूप में हो लेकिन उसके भौतिक गुण ना, उसके भौतिक गुण समान ना हो लेकिन उसके रासायनिक गुण एक जैसे हों, रासायनिक गुण कैसे हों, एक जैसे हों, उन्हें ही क्या कहा जाता है, अपर रूपता कहा जाता है। उस तत्व की अपर रूपता कहा जाता है। मतलब 2 से अधिक रूपों में अगर कोई तत्व मिल रहा है, उसके भौतिक गुण भले ही अलग हों लेकिन रासायनिक गुण एक होता है, तो समझ लीजिए कि उस तत्व का ही अपर रूप है। और मैंने आपको बताया था ये जो कार्बन यानी कि C है, इसके बहुत से अपर रूप हैं। इसके बहुत से अपर रूप में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से अपर रूप हैं। पहला मैंने आपको बताया था कि आप कोयला कहिए तो ये भी अपर रूप है, ग्रेफाइट कहिए तो ये भी अपर रूप है, हीरा कहिएगा तो ये भी अपर रूप है, और फ्लोरीन कहिएगा तो ये भी अपर रूप है, और चारकोल कहिएगा तो ये भी इसी का अपर रूप है। किसका, कार्बन का ही। तो सोचिए इतने अपर रूप होने के साथ ये कैसा तत्व है जो इतने रूप बनाता है। और इसमें इसने पूछा है कि फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, कार्बन परमाणु कितने होते, कार्बन की संख्या कितनी होती है। तो मान लीजिए क्या, इसका बेस्ट आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60 कार्बन परमाणु आपके पाए जाते हैं फ्लोरीन में। ठीक है, अपर रूपता आपको समझ में आ गई, अपर रूप क्या होता है। तो देखिए इतने अपर रूप हैं इसके, इसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं वो भी देख लीजिए आप। और अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट जरूर किया कीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा प्रश्न आपके सामने। प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि टॉपिक रिलेटेड है, लेकिन आए हुए प्रश्न है, ऐसा मत कीजिएगा कि नहीं आए हुए प्रश्न है, एक टॉपिक पढ़ लिया तो दूसरा हटा दें ना, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप उसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो लाइफ में जो सक्सेस है, जो सफलता है, वो आपको स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएगी।
तो आइए देखते हैं, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं कहलाता है। अभी अभी ये परिभाषा मैंने बताई है, तो इस पर ज्यादा समय देना उचित नहीं है। भाई यही मैंने बताया ना कि ये इसी का अपर रूप होता है, इसी को अपर रूपता कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? अपर रूपता कहा जाता है। तो दोस्त अपर रूपता कहा जाता है, तो आप समझ ही सकते हैं अपर रूपता क्या होती है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना? चलिए आइए, हो गया, आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 3 मतलब H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है। अब ये आणविक द्रव्यमान शब्द आया, क्या आया? आणविक द्रव्यमान शब्द आया। ठीक है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास आया है। तो एटॉमिक मास जो होता है उसको AMU से देखते हैं, AMU से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो AMU से प्रदर्शित किया जाता है, AMU से प्रदर्शित किया जाता है। और AMU की बजाय यहाँ पर लिखा है सिर्फ U लिखा है, U। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट इसको कहा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, चलिए तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है भाई? आइए दिखाते हैं आपको। आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान किसी यौगिक का क्या होता है? तो मैं बता दूं कि यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग ही उस यौगिक का आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे H2SO4 है, H2SO4 है आपका, इसमें हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान यानी कि परमाणु द्रव्यमान होगा वह प्लस साथ में आपके क्या है? सल्फर का आणविक ये परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, ये जो द्रव्यमान होंगे इनका योग कर देंगे, इनका योग कर देंगे तो आणविक द्रव्यमान बन जाएगा। तो कैसे होगा? तो मैं बता रहा हूं, देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान लगाएंगे गुणे 2 कर देंगे, प्लस सल्फर का द्रव्यमान लगाएंगे गुणे 2 नहीं करेंगे। भाई इसकी संख्या 1 है तो 2 कैसे कर सकते हैं आप? इसकी 1 है तो 1 लगाइए आप, 1 प्लस ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन के 4 है तो गुणे 4 कर दीजिए, इतना कर दीजिए। अब द्रव्यमान क्या होता है ये तो जानिए पहले। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर जानते हैं क्या होता है? उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जैसे तत्व क्या है? तत्व का द्रव्यमान बराबर परमाणु द्रव्यमान बराबर, मैं द्रव्यमान लिख रहा हूं सिर्फ, परमाणु द्रव्यमान बराबर जानते हैं क्या होता है? तत्व में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। ये जो योग होता है इसी योग को किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वही उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का ही परमाणु क्रमांक कहलाती है। उस तत्व का क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। जैसे आप आवर्त सारणी देखते होंगे तो उसमें आपको क्या दिखता है कि हाइड्रोजन पहले नंबर पे है, हीलियम दूसरे नंबर पे है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, ऐसे करके ढेर सारे तत्व हैं कि नहीं? तो वो जो तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक के हिसाब से ही दर्शाए गए हैं। जिस संख्या पर है उतना उसका परमाणु क्रमांक है। उस परमाणु क्रमांक का 2 गुना कर देंगे, लगभग 2 गुना कर देंगे तो आ जाता है उसका परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या लगभग तत्वों में बराबर होती है।
तो इतनी चीजें जो मैंने आपको अभी अभी बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा ना, अभी तो जल्दी जल्दी ओरली बता रहा हूँ, जब लिख कर बढ़िया से समझा दूंगा तो आपको पूरी बातें एकदम बढ़िया से क्लियर समझ में आ जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए, तो अब यहाँ पे देखना है कि ये चीजें कैसे होंगी, ये चीजें कैसे होंगी इनको देखना है। तो आइए देखते हैं, छोटा करके। हाँ, हो गया। आइए भाई, ये हो गया। तो अब ये बताइए, नहीं बड़ा ही किया जाए भाई, बड़ा ही किया जाए, ठीक है। ये जितने साइज पर था वही साइज का सही, बस इसका यही साइज सही है। आइए मैं समझा रहा हूँ। तो अब ये बताइए, हाइड्रोजन का एक होता है, परमाणु द्रव्यमान एक होता है, तो इसका भाई एक ही होगा। एक से थोड़ा सा हट के होता है, थोड़ा सा बढ़ के होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइन्यूट में होता है, इसलिए उसको रोक देंगे। तो गुणे 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर। सल्फर का क्या होता है भाई, सल्फर का तो 16 होता है ना परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 16 होता है, यानी कि द्रव्यमान 32 हो जाएगा। द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, लेकिन 8 है तो ये प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन कितने गए, 8 ही वो भी जाएंगे, यानी कि 16 हो जाएगा। 16 गुणे 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 16 चौका 64, 16 चौका कितना होता है, 64 ही तो होता है। 16 चौको 16, 16 16 32, 32 गुना 64 हो गया। तो यहाँ पे आप 64 करेंगे, प्लस 32 करेंगे, प्लस 2 करेंगे, ये संख्या पूरी हुई कि नहीं। तो 32 34 हो गया, 34 और ये मिलाएंगे तो कितना हो गया है, 98 हो गया। 98 इसमें है, हाँ 98 तो है, 98 है, लेकिन आपको बता दूं मैं, 98 तो यहाँ से आपको देखने में 98 आ गया, लेकिन मैं आपको ये बताऊं ये लगभग 2 गुने के बराबर होते हैं। तो लगभग 2 गुने के बराबर जो ऑक्सीजन का होता है 1.00 करके कुछ होता है। 32 ये 16 गुना 32 मैंने कर लिया, 16 गुना 32, लेकिन ये पॉइंट कुछ होता है, ये 16 नहीं पूरा होता है, 16 करके कुछ होता है, तो ये पॉइंट करके यहाँ कुछ आएगा। तो पॉइंट करके जब कुछ आएगा तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली, जब 98 से ज्यादा है तो आप ज्यादा वाला ही मानेंगे, यू करेंगे, या इसको AMU लिखते हैं, तो ऐसे करके आप लिखेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, इज द बेस्ट आंसर। आप जानते हैं तो ये सबसे बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन जब आप निकालेंगे तो भाई इतना करीबी मामला जब दे देगा तब आप क्या करेंगे। इतना करीबी मामला जब दे दिया तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि भाई मेरे 2 गुने से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 2 गुने से हमेशा थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो आप बताइए 2 गुने से जब थोड़ा ज्यादा होगा तो वो 98 से ज्यादा नहीं भागेगा, 98 से ज्यादा भागा, अप्रोक्सीमेटली 99 लगा के आप चले जाइए, उसे एक नंबर थोड़ा सा ज्यादा वाला लगा, जितना आएगा उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के जाइएगा, आगे बढ़ के जाएंगे आपका आंसर सही हो जाएगा। और जो नहीं जानते ये बात भाई वो तो 98 ही लगा कर आएंगे और वो ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या है, इकाई द्रव्यमान। इसका भी इकाई द्रव्यमान ही पूछ रहा है, इकाई द्रव्यमान पूछे या आणविक द्रव्यमान पूछे, इकाई द्रव्यमान या फिर आणविक द्रव्यमान, दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों एक होते हैं। इसलिए आप कैल्शियम प्लस क्लोरीन दोनों का आप निकाल के देख लीजिएगा, जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, वही उसका आंसर हो गया। क्लोरीन 17, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 34 दूना कितना हो जाएगा, 34 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 34 दूना आपका हो जाएगा 68, 68 ये हो गया। कैल्शियम का कितना होता है, आप जोड़कर आप निकाल लेंगे, तो आप निकाल के बताइएगा, आप निकालिएगा इसको सूत्र वाइज निकालिएगा, वो मैंने आपको तरीका बता दिया है। ये ऑप्शन नंबर 111 यूनिट है, यही राइट आंसर बन जाएगा इसका, क्योंकि मैं इसको जान चुका हूँ। इसको भाई मुझे तो ओरली याद है, आपको याद है कि नहीं याद है वो अलग बात है, लेकिन मैंने तरीका आपको पहले वाले में बता दिया कि इसका द्रव्यमान लीजिए प्लस इसका द्रव्यमान लीजिए, इसका 2 गुना कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। कौन सा आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर लीजिए। फिर एक आ गया इकाई द्रव्यमान सूत्र है, सूत्र इकाई द्रव्यमान है, कितना आएगा भाई, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए आपको, कितना आना चाहिए भाई। सोडियम कितना होता है, सोडियम 11, 11 दूने 22,
सोडियम 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22। Cl कितना है? Cl का 18 दूना 36, 18 दूना 36, 36 और 22, 36 प्लस 22 बराबर 58 पॉइंट कुछ, 58.5। हाँ ये देखिए 58.5 यू, 58.5 यू आ जाएगा। क्योंकि आप भी अब इसमें भी क्या करेंगे, इसमें इसका सोडियम का द्रव्यमान निकालेंगे आप, द्रव्यमान निकालेंगे आप, प्लस क्लोरीन का द्रव्यमान निकालिए, क्लोरीन का द्रव्यमान निकालिए, द्रव्यमान दोनों का निकालने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों का योग कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 58.5 यू। यही आपका आंसर बन जाएगा। यू लिखिए या AMU लिखिए, आपकी बात दोनों सही हो जाएंगी। और ये ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। भाई मैं आपको यूनिट निकालना सिखा दिया, आप यूनिट आराम से निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए तो 3 प्रश्न इसी से रिलेटेड थे। अब दूसरा आएगा ना, उसी से रिलेटेड है, लेकिन है वही टाइप का, उसी टाइप का है, उसी टाइप का है। हाँ सही है भाई, सही है। मुझे लग रहा था कुछ गलत, लेकिन सही है। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई कितनी होती है वो पूछ रहा है। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई कितनी होती है, जरा बता दीजिएगा मेरे भाई, जल्दी से बता दीजिएगा कितनी होती है एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई। तो ये होती है 1.6 गुणे 10⁻⁻27 kg के बराबर होती है, kg के बराबर होती है। तो ये रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए, ये बदलने वाले में से नहीं है। अगर ये होना चाहिए था तो ये ऐसे होता, ये कैसे होता भाई, तो ये हो जाता 16 गुणे 10⁻26 ये हो जाता kg में। तो ये भी सही हो जाता, ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे 27 का 27 ही रखा है, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आप बनाना चाहें तो आप इसके अदर बना सकते हैं ऑप्शन, लेकिन कैसे बनाएंगे, उसी में से तो बनाएंगे हटाकर। जब उसी में से बनाएंगे तो आपका आंसर वही होना चाहिए। चलिए जल्दी से 7वें प्रश्न का आंसर बताइए। 7वां प्रश्न जल्दी से, बहुत जल्दी आ गया क्या? नहीं जल्दी नहीं आया भाई, मैंने जितना समझाया आपको तो वो तो समय तो लगा ही लगा है। जल्दी से इसका बताइए। जल का विशुद्ध रूप है, जल का विशुद्ध रूप का मतलब विशेष रूप से शुद्ध कब होता है? जल की विशिष्टता के साथ शुद्ध कौन है, यानी कि एकदम प्योर शुद्धता किसमें है जल की, तो वो बताना है आपको। क्या? वर्षा जल, भारी जल, नल का पानी, आश्रित जल, इसमें से कौन सा ऐसा जल है जो सबसे शुद्ध माना जाता है, सबसे शुद्ध है? वर्षा का जल कहाँ शुद्ध होता है यहाँ? कितने लोग कमेंट कर रहे हैं वर्षा का जल शुद्ध होता है? कितने लोग कमेंट करने लगते हैं वर्षा का जल कैसे शुद्ध है, बताइएगा जरा। अरे उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, ये सब आप धरती पे इतनी ज्यादा अशुद्धता नहीं फैला दिए, कैसे शुद्ध हो गया जल का पानी? वर्षा का जल कैसे शुद्ध हो गया? हाँ, अगर थोड़ा सा आप लोगों को डांट दिया जाए ना तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। भाई वर्षा का जल ही सबसे शुद्ध जल है। वो तो पृथ्वी पर आने के बाद अशुद्ध हो रहा है ना, पृथ्वी पर आने के बाद अशुद्ध हो रहा है, तो उसमें आपकी क्या गलती है? वो तो सबसे शुद्ध पानी है। पृथ्वी पर आने के बाद अशुद्ध हुआ ना, उसके पहले तो शुद्ध है। तो सबसे शुद्ध जो होता है वो वर्षा का जल ही होता है मेरे दोस्त। आप लोग भटका ना कीजिए, आपको कोई डांट दे तो आप अपने पथ से भटका ना कीजिए। आप अपने पथ से भटकेंगे तो आप अपने सफलता से दूर हट जाएंगे। जल सबसे शुद्ध होता है। जानते हैं इसमें कौन कौन सी अशुद्धियां आके मिल जाती हैं? अरे नाइट्रस ऑक्साइड आप ले लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, कार्बन मोनो ले लीजिए, लेड ले लीजिए, PbO4 जिसे कहते हैं PbO4 ले लीजिए। मतलब ये जो सारी अशुद्धियां हैं, ये सारी अशुद्धियां जो हैं, अपशिष्ट जो हैं, यही सब मिलकर वर्षा के जल को अशुद्ध बनाते हैं। नहीं तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। अभी 5 जून को आपने मनाया ना पर्यावरण दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस तो आपने मना लिया, उसके बाद क्या बताइए?
उसके बाद पर्यावरण शुद्ध, कोई मतलब नहीं भाई। पर्यावरण शुद्ध जो पर्यावरण दिवस मुख्य रूप से 5 को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन उसका असर आपको साल भर रखना चाहिए ना, पूरे साल रखना, पूरे वर्ष रखना चाहिए। पूरे वर्ष रखेंगे तभी तो आपके पास स्वच्छता आएगी, सफाई आएगी। सफाई आएगी तो आपका जो आने वाला भविष्य है वो सुंदर होगा। आइए, इस प्रश्न का आंसर तो हो गया। अगले प्रश्न पे देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि, पर्याप्त झाग, कठोर जल की बात कर रहा है ना, कठोर जल क्यों नहीं झाग उत्पन्न करता है, जरा बताइएगा। क्यों नहीं कर पाता है मेरे भाई, क्यों नहीं कर पाता है, जरा बताइएगा। तो जानते हैं इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय लवण होते हैं, इसीलिए सही बात है, इसीलिए वर्षा का जो वर्षा कह रहे हैं, कठोर जल जो होता है उसमें क्या नहीं होते हैं, उसमें मेरे दोस्त झाग कम उत्पन्न होता है। झाग उसमें क्या होता है, कम उत्पन्न होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय मिले होते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब जान रहा है ये कठोर जल जो होता है साबुन में, साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है। कठोर जल के संबंध में कौन सा गलत है, कौन गलत है भाई, कौन गलत है वो बताइए आप, कौन गलत है वो बताना है। कठोर जल, झाग नहीं बनता है, कठोर जल में झाग नहीं बनता है, सही बात है। अभी अभी ऊपर बता के आ रहे हैं। साबुन अधिक घिसता है, सही बात है, साबुन अधिक घिसता है। जब मैग्नीशियम, अभी अभी बता के आ रहे हैं, मैग्नीशियम के अणु मिले होते हैं। आयरन, अब 3 सही हो गया तो ये अपने आप गलत हो जाएगा, 3 सही तो अपने आप गलत हो जाएगा। और जब ये गलत हो गया तो भाई ये तीनों सही हैं, और इसने पूछा क्या है, गलत पूछा है, तो ये वाला ही सही हो जाएगा ऑप्शन। यानी गलत पूछा है तो गलत को सही बनाना पड़ेगा ना। आयरन पायराइड्स की उपस्थिति या नहीं होती है, नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है उसे कहते हैं। जब कठोर जल के साथ झाग नहीं दे रहा है तो उसी का विपरीत कर दो कि वो मृदु जल के साथ क्या करेगा, ढेर सारा झाग देगा। क्या करेगा, ढेर सारा झाग देगा। ठीक है, तो मृदु जल कहाँ है, कठोर जल के साथ नहीं देता है, भारी जल के साथ नहीं देता। भारी जल को ही तो कठोर जल में शामिल किया गया है। समुद्री जल आप लेंगे नहीं, बचा क्या, मृदु जल बचा है। मृदु जल यानी कि मीठा जल, यानी कि अच्छा जल, जो पेय जल होता है, जो पेय जल होता है ये वाला। ठीक है, यही राइट आंसर बन गया इसका। चलिए, कैसी लगी क्लास जरा बताइएगा, कैसी लग रही है, कैसे लग रहे हैं प्रश्न, कैसी लग रही है टॉपिक। ये टॉपिक आपके पेपर में आते हैं और ये आप दिमाग को हिलाकर रख देते हैं। आप लगाना कुछ और होता है, लगाकर कुछ और चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता नहीं है। चलिए, कितने प्रश्न है भाई, 13 प्रश्न। चलिए 10 हो गया, 3 और। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है, इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यार कैल्शियम बाइकार्बोनेट आप जानते हैं, कैल्शियम तो हो ही गया, कैल्शियम जब हो गया है, बाई के लिए H लगाएंगे और कार्बोनेट लगाना है CO3 लगाएंगे, यही लगाएंगे ना। और ये बाई है, ये कैल्शियम के साथ भाई 2 अणु काम करते हैं, 2 अणु बन गए। चलिए, सूत्र बन गया, कहाँ पे है, अच्छा 2 दिया है, देख लीजिए। ये आपको भटकाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी, कार्बोनेट का बाई पूछा है उसने, कार्बोनेट का बाई पूछा है, ये 2 थोड़ी पूछा है, 3 पूछा है, 3 पूछा है, ये देखिए हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। मेरे दोस्तों, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं भी आपको स्मार्ट स्टडी करना सिखा दूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ रहना होगा, मेरे साथ स्टडी करनी पड़ेगी, मेरे साथ परिश्रम करना पड़ेगा, मेरे साथ वो क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करना पड़ेगी। ठीक है, करेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं सफल नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे तो फिर इधर उधर बेरोजगारी में भटकेंगे, इधर उधर बेरोजगारी में भटकेंगे तो फिर काम खत्म। चलिए, खारे निम्नलिखित में क्या उपस्थित नहीं, खारे में नहीं, खारे पानी में, खारे पानी में होना चाहिए। खारे पानी में क्या उपस्थित नहीं है, तो कैल्शियम तो होता है,
सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, एल्युमिनियम भाई नहीं होता है। एल्युमिनियम पानी में कहाँ पाया जाएगा, इसीलिए एल्युमिनियम नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न के लिए आपका सबसे सही है और सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। और ये जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है, तो जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, ये आपको बताना होगा। मैं इस प्रश्न को यहीं पे छोड़ रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे प्यारे भाई आप लोग कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। ठीक है, आप भी कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए कि किसके कारण होता है, क्योंकि अभी अभी मैंने इसको बताया था। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा, बताना है। तो बता दीजिए कैसी लगी क्लास मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलिए अगर आपको सफलता चाहिए तो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए नए प्रश्नों के साथ, नई नई ऊर्जा, नए जोश के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों।